मूवी की शुरुआत भाई बहन कैल और बेकी से होती है, जो अपनी कार से सैन डिएगो की ओर जा रहे होते हैं। सफर के दौरान प्रेग्नेंट होने की वजह से अचानक बेकी की तबीयत बिगड़ने लगती है। कैल तुरंत गाड़ी सड़क किनारे रोक देता है। बेकी जैसे ही ताजी हवा लेने के लिए बाहर निकलती है, तभी सड़क के पास फैले ऊंची ऊंची घास वाले विशाल मैदान से किसी की घबराई हुई आवाज सुनाई देती है। कोई मदद के लिए चीख रहा होता है। वह बार बार कहता है कि वह अंदर फंस गया है और कोई उसे बचा ले। दोनों बिना देर किए उसकी मदद करने का फैसला करते हैं। कैल कार पार्क करता है, जबकि बेकी घास की तरफ आवाज लगाकर पूछती है कि क्या वह उन्हें सुन सकता है। जवाब में एक छोटे लड़के की आवाज आती है। वह बताता है कि उसका नाम टोबिन है और वह कई दिनों से यहाँ फंसा हुआ है, लेकिन वह आगे कुछ कह पाता उससे पहले ही एक महिला की आवाज उसे बीच में रोक देती है। वह टोबिन को चुप रहने के लिए डांटती है। ये सब सुनकर माहौल अजीब और डरावना लगने लगता है। फिर भी दोनों मैदान के अंदर जाने का फैसला करते हैं। अंदर बढ़ने से पहले बेकी 911 पर कॉल करने की कोशिश करती है ताकि जरूरत पड़ने पर मदद मिल सके, मगर जैसे ही कॉल लगनी शुरू होती है, मोबाइल का नेटवर्क पूरी तरह गायब हो जाता है। अब उनके पास किसी से संपर्क करने का कोई रास्ता नहीं बचता। मजबूरी में दोनों थोड़ा अलग अलग होकर लड़के को ढूंढने लगते हैं ताकि तलाश आसान हो सके। कैल बार बार बेकी को आवाज देता है। बेकी जवाब में बताती है कि उसका इमरजेंसी कॉल नेटवर्क न होने की वजह से नहीं लग पाया और वह कैल से कोशिश करने के लिए कहती है। तभी कैल को याद आता है कि उसका मोबाइल तो कार में ही रह गया है। हैरानी की बात यह होती है कि इस मैदान के अंदर मौजूद हर व्यक्ति एक दूसरे की आवाज बिल्कुल साफ सुन सकता है। यही बात बेकी को बेचैन कर देती है। वह कैल से कहती है कि अभी उस लड़के को ढूंढने से ज्यादा जरूरी यहाँ से बाहर निकलना है, क्योंकि वे दोनों पहले ही दिशा का अंदाजा खो चुके हैं। दोनों सिर्फ एक दूसरे की आवाज के सहारे मिलने की कोशिश करते हैं। शुरुआत में जब भी वे ऊंची घास से ऊपर उछलकर देखते हैं, उन्हें एक दूसरे की हल्की झलक दिखाई देती है। ऐसा लगता है कि वे ज्यादा दूर नहीं हैं, लेकिन अगली बार जैसे ही दोनों फिर उछलते हैं, सब कुछ बदल चुका होता है। अब उनके बीच इतनी ज्यादा दूरी आ चुकी होती है मानो पल भर में पूरा मैदान फैल गया हो। ये देखकर कैल पूरी तरह सन्न रह जाता है। वह घबराकर बेकी को ढूंढते हुए चारों तरफ भटकने लगता है। तभी उसका पैर फिसल जाता है और वह जमीन पर गिर पड़ता है। उठते समय उसकी नजर घास पर पड़े कुछ गहरे धब्बों पर जाती है। जिज्ञासा में वह उनका पीछा करता है और थोड़ी दूर जाकर घास के बीच एक मरे हुए कुत्ते की लाश देखता है। दूसरी ओर बेकी लगातार कैल से कहती रहती है कि उस बच्चे की तलाश छोड़कर पहले किसी तरह इस रहस्यमयी जगह से बाहर निकलना होगा। धीरे धीरे शाम होने लगती है, लेकिन दोनों एक दूसरे तक नहीं पहुंच पाते। बेकी पूरी तरह थक चुकी होती है कि तभी अचानक उसके सामने एक आदमी आ जाता है। वह अपना नाम रॉस बताता है और कहता है कि वह टोबिन का पिता है। रॉस शांत स्वर में बेकी से कहता है कि अगर उसे यहाँ से जिंदा निकलना है तो उसके साथ रहना होगा, लेकिन बेकी तुरंत उससे सवाल करती है, अगर उसे बाहर जाने का रास्ता मालूम है तो फिर वह खुद अब तक इस जगह से निकला क्यों नहीं। इस पर रॉस बताता है कि वह अपनी पत्नी और अपने बेटे की तलाश में अब तक यहीं भटक रहा है। रॉस के मुताबिक अगर सभी लोग साथ रहें तो यहाँ से जिंदा निकलने की उम्मीद कहीं ज्यादा बढ़ जाती है। बेकी उससे कहती है कि सबसे पहले कैल को ढूंढना होगा। रॉस उसकी बात मान लेता है और दोनों उसकी तलाश में आगे बढ़ जाते हैं। धीरे धीरे पूरा मैदान अंधेरे में डूब जाता है। दूसरी तरफ कैल लगातार बेकी का नाम पुकारता रहता है, लेकिन हर बार उसकी आवाज पहले से और भी दूर सुनाई देती है। जब वह लगभग उम्मीद छोड़ने ही वाला होता है, तभी अचानक उसके पीछे टोबिन दिखाई देता है। टोबिन शांत आवाज में कहता है कि अगर बेकी मर चुकी होती तो उसे ढूंढना बहुत आसान होता। अपनी बात साबित करने के लिए वह कैल को घास के बीच पड़ी एक मरी हुई कौवे की लाश दिखाता है। फिर वह इस मैदान का एक भयानक राज बताता है। यहाँ जो भी मर जाता है उसका शरीर हमेशा उसी जगह पड़ा रहता है, लेकिन जो जिंदा होते हैं वे हमेशा इस घास के बीच भटकते रहते हैं और कभी एक दूसरे तक नहीं पहुंच पाते। ये सुनकर कैल के मन में शक पैदा होता है कि कहीं इन सब के पीछे टोबिन का ही हाथ तो नहीं, लेकिन टोबिन तुरंत इससे इनकार कर देता है। वह बताता है कि उसे भी किसी अनजान इंसान ने इसी तरह मदद के लिए पुकारकर इस मैदान में बुलाया था। इसके बाद वह कैल से कहता है कि बेकी के पास अब ज्यादा समय नहीं बचा है। उधर बेकी रॉस के साथ चलते चलते अचानक उससे भी बिछड़ जाती है। वह बार बार कैल को आवाज देती है, लेकिन तभी घास के बीच से अचानक कोई आदमी उसके सामने निकल आता है और वह घबरा जाती है। उसी समय कैल टोबिन के पीछे पीछे चलते हुए मैदान के बिल्कुल बीचों बीच खड़े एक विशाल पत्थर तक पहुंचता है। टोबिन उस पत्थर पर अपना हाथ रखता है और कहता है कि ऐसा करते ही उसे बहुत अच्छा महसूस होता है। कैल भी जैसे ही उस रहस्यमयी पत्थर को छूने के लिए हाथ बढ़ाता है, तभी पूरे मैदान में बेकी की दर्द भरी चीख गूंज उठती है। टोबिन धीरे से कहता है, माफ करना, बेकी अभी अभी उस तरफ चली गई। बेकी की आवाज सुनते ही कैल बिना एक पल रुके उसी दिशा में दौड़ पड़ता है। अगली सुबह जब कैल और बेकी वापस नहीं लौटते तो बेकी का बॉयफ्रेंड ट्रेविस उनकी तलाश शुरू करता है। खोजते
खोजते खोजते वह एक पुराने चर्च के पास पहुंचता है, जहां उसे कैल की छोड़ी हुई कार दिखाई देती है। लेकिन कार को देखकर उसे कुछ अजीब महसूस होता है। पूरी गाड़ी पर धूल की इतनी मोटी परत जमी होती है जैसे वह वहां कई महीनों से खड़ी हो। आसपास तलाश करते हुए उसे सड़क किनारे बेकी की नोटबुक मिल जाती है। यही सुराग उसे यकीन दिला देता है कि दोनों उसी घास वाले मैदान के अंदर गए होंगे। बिना देर किए ट्रेविस भी मैदान में प्रवेश कर जाता है। पूरा दिन वह उस अंतहीन घास के जंगल में भटकता रहता है। रात होने तक वह पूरी तरह थक जाता है और कुछ देर आराम करने के लिए जमीन पर लेट जाता है। तभी उसे घास के बीच किसी के चलने और बात करने की आवाजें सुनाई देने लगती हैं। अगले ही पल टोबिन अचानक उसके पीछे आ खड़ा होता है। ट्रेविस चौंक जाता है क्योंकि टोबिन बिना किसी परिचय के उसका नाम लेकर उसे पुकारता है। इतना ही नहीं, उसे ये भी पता होता है कि ट्रेविस बेकी को ढूंढ रहा है। बिना कुछ समझाए टोबिन उसे बेकी तक ले जाने लगता है। लेकिन जब दोनों वहां पहुंचते हैं तो बेकी को देखकर ऐसा लगता है कि उसकी मौत हो चुकी है। ये नजारा देखते ही ट्रेविस पूरी तरह टूट जाता है और दुख से बिखर जाता है। उसी दौरान टोबिन चुपचाप फिर से घास के बीच कहीं गायब हो जाता है। अगली सुबह ट्रेविस की आंख एक बार फिर किसी की मदद के लिए आती हुई चीख सुनकर खुलती है। कोई मैदान के बाहर से पुकार रहा होता है कि अंदर कोई फंसा हुआ है और उसे बचाने की जरूरत है। ट्रेविस घास के किनारे की तरफ देखता है तो हैरान रह जाता है। वहां टोबिन अपनी माँ के साथ खड़ा दिखाई देता है। टोबिन अपनी माँ से कहता है कि उसे मैदान के अंदर से कोई उसका नाम लेकर बुला रहा है। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाए तभी परिवार का कुत्ता अचानक दौड़ता हुआ घास के अंदर घुस जाता है। टोबिन उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागता है और उसके माता पिता भी तुरंत उसके पीछे मैदान में प्रवेश कर जाते हैं। कुछ ही पलों में तीनों एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं और उसी पल ये डरावना सिलसिला फिर से शुरू हो जाता है। समय बीतता जाता है, रात फिर से घिर आती है, लेकिन रॉस को अब तक न अपनी पत्नी मिलती है और न ही उसका बेटा। भटकते भटकते वह एक बार फिर उसी रहस्यमयी विशाल पत्थर के पास पहुंच जाता है जो मैदान के बिल्कुल बीचों बीच खड़ा है। अगली सुबह अचानक घास के बीच टोबिन की आवाज फिर गूंजने लगती है। इस बार सच्चाई धीरे धीरे सामने आने लगती है। वही घटना दोबारा घट रही होती है जब पहली बार कैल और बेकी ने किसी बच्चे को मदद के लिए पुकारते हुए सुना था। अब साफ हो जाता है कि यह मैदान सिर्फ लोगों को ही नहीं बल्कि समय को भी अपने जाल में फंसा लेता है। वर्तमान में ट्रेविस को अचानक कैल और बेकी की आवाजें सुनाई देती हैं। ठीक उसी वक्त जब वे दोनों पहली बार इस मैदान के अंदर कदम रख रहे होते हैं। ट्रेविस पूरी ताकत से उन्हें पुकारता है। बेकी उसकी आवाज सुनते ही हैरान रह जाती है। उसे समझ ही नहीं आता कि ट्रेविस उससे पहले इस मैदान के अंदर कैसे पहुंच गया। लगभग उसी समय टोबिन चिल्लाकर कहता है कि उसका कुत्ता मर गया। अब तीनों एक दूसरे की आवाज साफ सुन सकते हैं लेकिन कोई भी किसी को देख नहीं पा रहा होता। आखिरकार वे टोबिन की आवाज का पीछा करते हुए एक दूसरे तक पहुंच जाते हैं। बेकी ट्रेविस से पूछती है कि वह यहाँ कैसे आया। ट्रेविस बताता है कि जब वे दोनों घर वापस नहीं लौटे तब वह उनकी तलाश करते हुए यहाँ आ गया। ये सुनकर कैल हैरान रह जाता है। उसके हिसाब से तो उन्हें मैदान में आए सिर्फ 2 दिन हुए हैं, जबकि ट्रेविस कहता है कि उसे उनकी तलाश करते हुए लगभग 2 महीने बीत चुके हैं। अब सभी को समझ आ जाता है कि इस मैदान के अंदर हर इंसान के लिए समय अलग अलग तरीके से चलता है। अब उनकी एक ही कोशिश होती है, किसी भी तरह यहाँ से बाहर निकलना। तभी अचानक बेकी का मोबाइल बज उठता है। दूसरी तरफ से कोई घबराई हुई आवाज उसे चेतावनी देती है कि वह कैल को ट्रेविस पर हमला न करने दे और किसी भी हालत में ट्रेविस को रॉस के साथ अकेला न छोड़े। बेकी कुछ पूछ पाती उससे पहले ही कॉल कट जाती है। ये अजीब चेतावनी उस समय किसी की भी समझ में नहीं आती। सभी आगे बढ़ते रहते हैं कि तभी रॉस एक बार फिर उनके सामने आ जाता है। वह बताता है कि उसे पहले भी इस मैदान से बाहर निकलने का रास्ता मिल चुका था, लेकिन अपनी पत्नी और बेटे को न ढूंढ पाने की वजह से वह अपनी मर्जी से दोबारा इसी मैदान में लौट आया। रॉस कहता है कि यहाँ से निकलना सीधी दिशा में चलते रहने जितना आसान नहीं है और कोई रास्ता न होने के कारण सभी उसके पीछे चलने का फैसला कर लेते हैं। कई घंटे बीत जाते हैं, फिर रात हो जाती है और आखिरकार वे सभी उसी विशाल पत्थर के पास पहुंचते हैं जो मैदान के केंद्र में मौजूद है। रॉस सबको बताता है कि जो भी इस पत्थर को छुएगा उसे आजादी का रास्ता दिखाई देगा। सबसे पहले कैल आगे बढ़ता है, लेकिन जैसे ही वह पत्थर को छूने वाला होता है तभी अचानक टोबिन की माँ वहाँ आ जाती है। वह बेहद डरी हुई होती है। वह सभी से विनती करती है कि उससे और उसके बेटे से दूर रहे। फिर वह एक ऐसा सच बताती है जिससे सब कुछ बदल जाता है। वह कहती है कि रॉस अब तक सबसे झूठ बोलता आया है। इतना कहते ही वह वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन रॉस उसे भागने नहीं देता। वह उसे पकड़ लेता है और सबके सामने ऐसा खौफनाक कदम उठाता है कि वहां मौजूद हर इंसान डर के मारे पत्थर की तरह जड़ हो जाता है। ट्रेविस जोर से चिल्लाता है और सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए अलग अलग दिशाओं में भागने लगते हैं ताकि रॉस उनके हाथ न लग सके। भागते भागते आखिरकार कैल का सामना फिर से रॉस से हो जाता है। रॉस शांत आवाज में कहता है कि उसे पहले से पता है कैल क्या सोच रहा है। वह समझाता है कि इस मैदान के अंदर चाहे कोई बाएं जाए या दाएं, आखिर में हर रास्ता घूमकर उसी जगह वापस ले आता है। यहाँ हर फैसला आखिरकार उसी तक पहुंचता है। तभी कैल की नजर जमीन पर पड़ी एक ऐसी चीज पर जाती है जिसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। वहां उसकी अपनी ही लाश पड़ी होती है। वह इस भयानक नजारे को समझ भी नहीं पाता कि तभी रॉस उस पर हमला कर देता है।
और यही कैल का सफर हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। दूसरी ओर ट्रेविस अब भी जिंदा होता है और बेकी को ढूंढने के लिए बेतहाशा भटक रहा होता है। दोनों लगातार एक दूसरे को आवाज देते रहते हैं, लेकिन अंतहीन घास के कारण वे मिल नहीं पाते। तभी अचानक रॉस बेकी के सामने आ जाता है। इस बार उसके इरादे साफ तौर पर खतरनाक होते हैं। बेकी बिना समय गंवाए पास पड़ी एक कैंची उठा लेती है और पूरी ताकत से उसका सामना करती है। वह बस इतना मौका बना पाती है कि वहां से भाग सके। उसी पल पूरे मैदान में तेज बारिश शुरू हो जाती है। बेकी दौड़ते दौड़ते फिर से उसी रहस्यमयी पत्थर तक पहुंच जाती है। वहां पहुंचकर वह एक ऐसा काम करती है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होती। वह अपने ही मोबाइल नंबर पर कॉल करती है। दूसरी तरफ उसकी ही एक और मौजूदगी फोन उठाती है। बेकी घबराकर कहती है कि किसी भी कीमत पर कैल को ट्रेविस पर हमला मत करने देना और चाहे कुछ भी हो जाए ट्रेविस को रॉस के साथ अकेला मत छोड़ना, वरना ये सब फिर से दोहराया जाएगा। अब पहले मिली रहस्यमयी चेतावनी का असली मतलब समझ में आ जाता है। बेकी की बात पूरी भी नहीं होती कि अचानक उसके पैरों के नीचे की जमीन धंस जाती है। नीचे का नजारा देखकर उसकी रूह कांप उठती है। घास के नीचे अनगिनत इंसानी कंकाल और लाशों के अवशेष फैले होते हैं, जो बताते हैं कि न जाने कितने लोग वर्षों से इस शापित मैदान का शिकार बन चुके हैं। कुछ देर बाद ट्रेविस भी वहां पहुंच जाता है। उसे बेकी जमीन पर बेहोश पड़ी मिलती है। तभी टोबिन एक बार फिर सामने आ जाता है। बिल्कुल शांत चेहरे के साथ वह कहता है कि अब सब मर चुके हैं, यहाँ तक कि कैल भी। उसके मुताबिक इस जगह का ये सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा, सब कुछ बार बार इसी तरह दोहराया जाता रहेगा। तभी अचानक रॉस वापस आता है और ट्रेविस पर हमला करके उसे बेहोश कर देता है। इसके बाद वह टोबिन को जबरदस्ती उस रहस्यमयी पत्थर की ओर ले जाता है, क्योंकि उसे यकीन होता है कि यही पत्थर उसे इस अंतहीन श्राप से आजाद कर सकता है। उसी दौरान बेकी को होश आ जाता है। वह तुरंत उठकर टोबिन को बचाने के लिए दौड़ पड़ती है। रॉस का ध्यान बेकी की तरफ चला जाता है और बस यही एक पल ट्रेविस को मौका दे देता है। ट्रेविस पूरी ताकत के साथ आखिरी बार रॉस से भिड़ जाता है। इस बार आखिरकार रॉस हार जाता है, लेकिन बेकी अपनी गंभीर चोटों की वजह से जिंदा नहीं बच पाती। अब ट्रेविस के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं बचता। वह आखिरी फैसला लेते हुए उस रहस्यमयी पत्थर पर अपना हाथ रख देता है। अगले ही पल पूरे मैदान में लाल रंग की चमकती हुई रेखाएं फैलने लगती है, मानो घास के नीचे छिपे रास्ते अचानक जाग उठे हों। ट्रेविस टोबिन को उन चमकते रास्तों के सहारे मैदान के किनारे तक ले जाता है और उससे कहता है कि वह तुरंत यहाँ से निकल जाए। वह जानता है कि अब उसका खुद बाहर निकलना संभव नहीं है। टोबिन को विदा करने से पहले ट्रेविस उसे आखिरी बार चेतावनी देता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, बेकी को कभी इस मैदान के अंदर मत आने देना। अगले ही पल टोबिन खुद को चर्च के बाहर खड़ा पाता है। वह धीरे धीरे मैदान से दूर जाने लगता है। तभी उसकी नजर बेकी और कैल पर पड़ती है, जो ठीक वैसे ही वहां पहुंच रहे होते हैं जैसे कहानी की शुरुआत में पहुंचे थे। टोबिन पूरी ताकत से उनकी तरफ दौड़ता है ताकि वे मदद की आवाज सुनने से पहले ही रुक जाएं। तभी एक बार फिर घास के भीतर से वही परिचित आवाज मदद के लिए पुकारने लगती है। टोबिन एक पल के लिए ठहर जाता है। इस बार वह इतिहास को दोहराने नहीं देता। वह ट्रेविस द्वारा दिया गया लॉकेट बेकी के हाथ में रख देता है। लॉकेट को देखते ही बेकी हैरान रह जाती है, क्योंकि बिल्कुल वैसा ही लॉकेट उसके पास पहले से मौजूद होता है। उसी क्षण उसे एहसास हो जाता है कि इस जगह पर कुछ बेहद भयावह और असंभव हो रहा है। इस बार बेकी और कैल मैदान के अंदर जाने का फैसला नहीं करते। वे टोबिन को अपनी कार में बैठाकर वहां से निकल जाते हैं ताकि उसे किसी सुरक्षित जगह पहुंचाकर पुलिस की मदद से उसके परिवार से मिलाया जा सके। उधर उस रहस्यमयी घास के मैदान के बहुत भीतर ट्रेविस हमेशा के लिए अकेला रह जाता है। वह खामोशी से वहीं खड़ा रहता है, जबकि उसके चारों ओर घास हवा में लहराती रहती है और यही ये मूवी खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल SY रोमान को सब्सक्राइब जरूर करें।